प्रिय विद्यार्थियों, देखिए डायरेक्टरी शासित फ्रांस। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। यानी कि जैकोबिन सरकार का पतन हो गया और जो मध्यम वर्ग था उसका जो संपन्न वर्ग जो था या संपन्न जो तबका था उसके पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। यानी जिसके पास संपत्ति नहीं है उसे मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। यानी कि जो कार्यपालिका थी उसको डायरेक्टरी कहा गया, 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई। यानी कार्यपालिका पर एक व्यक्ति का जो अधिकार या नियंत्रण था उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया। लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता और तब परिषदों ने बर्खास्त करने की चेष्टा कर दी। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। यानी कि जो राजनीतिक अस्थिरता थी डायरेक्टरी की, उसने सैनिक तानाशाही की शुरुआत कर दी। और सैनिक तानाशाह कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्र, विधि सम्मत, समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। यहाँ पर देखिए, ध्यान दें, यहाँ पर सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान, जो भी सरकार में जो परिवर्तन आए उसके दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत, समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। तो यहाँ पर देखिए 3 चीज़ें हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो ये कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, आपसे प्रश्न कर लिया जाता है कि फ्रांस की क्रांति के दौरान जो प्रेरक आदर्श थे या जो सिद्धांत थे वो कौन कौन से थे? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये ध्यान रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। ये जो मूल्य बताए, आदर्श प्रेरक जो बताए हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इनको ही मतलब कि दूसरे देश के लोगों ने आदर्श के रूप में अपनाकर या मूल्यों आधार पर क्रांति करके या आंदोलन करके और राजनीतिक सत्ता प्राप्त की। अर्थात ये आदर्श बने बाकी देशों के लिए भी। अब देखिए, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? तो यहाँ पर देखिए ये चित्र दर्शा रखा है। वर्साई की ओर कूच करती पेरिस की औरतें। यहाँ पर देखिए घोड़े पर सवार नेतृत्व कर रही महिला है ये, इसके पीछे भी बाकी महिलाएं हैं। ये चित्र 5 अक्टूबर 1789 की घटनाओं के कई चित्रों में से एक है। उस दिन महिलाएं पेरिस से वर्साई जाकर राजा को अपने साथ लेकर लौटी थी। तो देखिए, महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे एस्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। अर्थात उनको कोई रोजगार नहीं था और रोजगार प्राप्त करने के लिए काम कर रही थी। तीसरे एस्टेट जो गरीब तबके से संबंधित था, जो वे सिलाई, बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाज़ारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। संपन्न जो घर थे, अमीरों के जो घर थे, जहाँ पर झाड़ू पोछा करने से संबंधित ऐसे कोई काम होते हैं, घरेलू काम, वो भी काम करती थी महिलाएं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जो वेश्यावृत्ति यानी कि गलत कार्यों में भी लिप्त थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई और व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां, अमीरों की लड़कियां अथवा तीसरे एस्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने अभी इससे पहले बताया था, कॉन्वेंट शब्द यानी कि जहाँ पर धर्म को समर्थन दिया जाता है,
ऐसे मतलब कि स्कूल कहें या हम मतलब कि उनको भवन कहें, वहाँ पर। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना और बच्चों की देखरेख आदि करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए। यानी देखिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, यानी कि महिलाओं ने अपने हितों की रक्षा के लिए अपने स्वयं के राजनीतिक क्लब शुरू किए जहाँ पर वो चर्चा कर सकें, और अखबार भी निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। यानी कि इस प्रकार से ऐसे 60 क्लब आए जहाँ पर महिलाएं इकट्ठी होती और राजनीतिक चर्चाएं करती वहाँ पर। उनमें द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे मशहूर क्लब था। जैसे कि इससे पहले पुरुषों का बताया था मैंने जैकोबिन क्लब, उसी प्रकार से महिलाओं का भी ये सबसे प्रमुख क्लब था, मशहूर क्लब, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। उनकी एक प्रमुख मांग ये थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। जिस प्रकार से इससे पहले हमने देखी, जब मताधिकार से संबंधित बातें पढ़ी थी तो वहाँ पर मत देने का अधिकार केवल पुरुषों को था, तो यहाँ पर महिलाओं की मांग थी कि उनको भी उनके बराबर राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। देखिए, सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक थे। वहाँ पर जो सक्रिय नागरिक थे उनको मत का अधिकार था, निष्क्रिय जो नागरिक थे, बच्चे थे, 25 वर्ष की उम्र के कम जो व्यक्ति थे, महिलाएं थी, वो निष्क्रिय नागरिकों की श्रेणी में थी। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने और राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। अगला वीडियो जल्द अपलोड कर रहा हूँ। धन्यवाद।